7 मई 2025 की रात जब ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब सरहद के उस पार कुछ ठिकानों पर ऐसी हलचल शुरू होने वाली थी जिसने आतंक की दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती, बल्कि एक शांत और खूबसूरत घाटी से होती है, जहां कुछ ही मिनटों में खुशियां मातम में बदल गई थी। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर। पहलगाम की अमन घाटी सुबह की पहली किरण जब बर्फीली चोटियों पर पड़ी तो पूरी घाटी सोने जैसी चमक उठी। देवदार के पेड़ हवा के संग धीरे धीरे झूम रहे थे, झरनों की ध्वनि मन को शीतलता दे रही थी। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते थे, कुछ सपने सजाने, कुछ सुकून पाने। उस दिन भी घाटी में रौनक थी। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां चमक रही थी, देवदार के लंबे लंबे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। पर्यटक अपने परिवारों के साथ तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। दिल्ली से आई शर्मा परिवार पहली बार कश्मीर आया था। श्री शर्मा एक रिटायर्ड अफसर अपनी पत्नी सुमन और 2 बेटियों 10 साल की आरोही और 7 साल की काव्या के साथ घाटी की सैर कर रहे थे। आरोही बर्फ के गोले बना रही थी, जबकि काव्या अपनी मां के हाथ से चिपकी हुई थी। दूसरी तरफ मुंबई से आए युवा दंपत्ति राहुल और प्रियंका अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे। राहुल ने एक फोटोग्राफर से कहकर उनकी मीठी तस्वीर खिंचवाई थी। प्रियंका हंसी और बोली, बस यही पल हमेशा रुक जाए। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खूबसूरत दिन एक भयानक हादसे में बदल जाएगा। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ पर्यटक घाटी के नजारे देख रहे थे, कुछ स्थानीय ठेलों पर केशर वाली कहवा पी रहे थे। तभी अचानक जंगल की तरफ से कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। लगभग 12 से 15 हथियारबंद लोग, जिन्होंने ऐसी वर्दी पहन रखी थी जो दूर से देखने पर सुरक्षा बलों जैसी लग रही थी, घाटी की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर मास्क थे। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्री शर्मा ने देखा तो सोचा शायद कोई ड्रिल है, लेकिन उनकी पत्नी सुमन को बेचैनी होने लगी। फिर अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी, गोली की। एक पर्यटक जो पास में खड़ा था जमीन पर गिर गया। माहौल पलक झपकते बदल गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगे। राहुल ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और चट्टानों के पीछे दौड़ा। रुको मत, आओ, उसकी आवाज में कांप था। आरोही जोर जोर से रोने लगी। काव्या तो सहम कर वहीं बैठ गई। सुमन ने दोनों को गोद में उठा लिया। श्री शर्मा ने अपनी पुरानी सेना की याद में एक झटके में सबको पेड़ों के झुरमुट की ओर धकेला। घाटी में अचानक डर और अफरा तफरी फैल गई। गोलियों की आवाज, चीखें, बच्चों के रोने की आवाज, सब एक हो गया। इसी दौरान एक स्थानीय युवक ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। उसका नाम था आफ्ताब। 22 साल का एक पहलगामी लड़का जिसका छोटा सा किराने का स्टॉल था। वो हर दिन पर्यटकों को मुस्कान देता था। आफ्ताब ने देखा कि एक बुजुर्ग पर्यटक जो अपनी पत्नी के साथ भागते भागते गिर गया था, हमलावरों की नजरों में आ गया है। उस बुजुर्ग के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर था। वो अस्थमा के मरीज थे। बिना अपनी जान की परवाह किए आफ्ताब एक बड़े पत्थर के पीछे से निकला और जोर से चिल्लाया, यहाँ देखो कायरों, मैं अकेला हूँ लेकिन तुमसे नहीं डरता। उसने हमलावरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ताकि बाकी लोग सुरक्षित जगह पर जा सके। कुछ ही देर में हमलावरों ने आफ्ताब पर गोलियां बरसा दी। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति जंगल के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। आफ्ताब की ये बहादुरी आज भी उस घटना की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जाती है। उसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ ही मिनटों में हमलावर गायब हो गए, मानो जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। घाटी में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन ये शांति डरावनी थी। जमीन पर खून के धब्बे, बिखरे हुए सामान, एक टूटी हुई गुड़िया और कुछ शव। कुल 17 लोग शहीद हुए, जिनमें 3 बच्चे, 4 महिलाएं और एक विदेशी पर्यटक भी था। 35 से अधिक घायल। शर्मा परिवार का काव्या को गोली लगी थी। वो अस्पताल के बेड पर संघर्ष कर रही थी। सुमन के आंसू कभी सूखते नहीं थे। राहुल और प्रियंका ने चमत्कारिक रूप से खुद को बचा लिया, लेकिन राहुल की बाह में गोली लगी थी। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस, हेलीकॉप्टरों से घायलों को श्रीनगर और दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों के मन में गुस्सा और दुख दोनों थे। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर कब तक निर्दोष लोगों को ऐसे निशाना बनाया जाता रहेगा। जैसे ही इस घटना की खबर पूरे देश में फैली, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश गया। जवाब इतना करारा हो कि कोई भी भविष्य में इसके बारे में सोच भी न सके। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। खुफिया एजेंसियों रॉ, आईबी, MIL को हर संभावित खतरे पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को गंभीरता से उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने करारा भाषण दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, भारत कुछ और ही करने वाला था। इस बार रणनीति अलग थी। खुफिया एजेंसियां लगातार जानकारी इकट्ठा कर रही थी।
हर गतिविधि, हर संकेत और हर संदिग्ध स्थान की निगरानी की जा रही थी। ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर यूनिट सब काम कर रहे थे। पता चला कि यह हमला सरहद पार के एक प्रशिक्षण शिविर से संचालित किया गया था। आतंकी संगठन अल बद्र अल जोलिम ने अपनी नई रणनीति के तहत अमन घाटी को चुना था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा घनी नहीं थी और पर्यटकों की भीड़ ज्यादा थी। दिन और रात लगातार बैठकें हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद हर घंटे अपडेट ले रहे थे। हर विकल्प पर विचार किया गया, घुसपैठ, मुठभेड़, आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव। लेकिन इस बार एक ऐसा फैसला तैयार हो रहा था जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मिसाल बन सकता था। फैसला हुआ सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, लेकिन इस बार हवा से। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बाजार खुले थे, लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर तैयारियां तेज हो चुकी थी। राफेल, मिराज 2000 और ड्रोन हमले की योजना बन चुकी थी। तय लक्ष्य 4 ठिकाने। 1. आतंकी कमांड सेंटर, POK में एक मदरसे के नीचे बंकर। 2. हथियार डिपो। 3. प्रशिक्षण शिविर। 4. संचार केंद्र। हर लक्ष्य के नक्शे, हर छत, हर रास्ता सब कंप्यूटर मॉडल पर बारीकी से परखा गया। सुरक्षा बलों को विशेष निर्देश दिए गए, कोई सिविलियन नुकसान न हो। और फिर वो रात आई जिसका इंतजार पूरे देश को था। तारीख थी 7 मई 2025। रात के करीब 12:30 बजे सीमा के इस तरफ भारतीय वायुसेना के बेस पर हलचल तेज हो गई। पायलट अपने लड़ाकू विमानों में बैठ चुके थे। उनका आंखों में एक अलग आग थी, इंतकाम की नहीं बल्कि न्याय की। रात के ठीक 1 बजे घड़ी ने समय पार किया तो अचानक 5 राफेल विमानों ने आसमान में उड़ान भरी। राडार पर वे धब्बे बनकर उभरे, फिर गायब हो गए। स्टिल्थ तकनीक काम कर रही थी। सरहद पार उन ठिकानों में आतंकी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बाहर पहरेदार तैनात थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आसमान में मौत उनके घर की छत पर दस्तक दे रही है। रात 1:17 बजे पहला लक्ष्य ध्वस्त। एक सटीक बम एक बंकर पर गिरा जहां से पहलगाम हमले की योजना बनी थी। पूरा ढांचा धराशायी हो गया। अगले 12 मिनटों में तीनों लक्ष्यों को समाप्त कर दिया गया। वापसी का रास्ता साफ था। कुछ ही मिनटों में दूर बैठे लोग समझ गए कि अब जवाब दिया जा चुका है। सुबह जब पूरा भारत जागा तो खबर सुर्खियों में थी। भारत ने दिया सबूतों से तय जवाब, दुश्मन के छक्के छुड़ाए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमले होंगे तो जवाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें। ये हमारी नई नीति है। पहलगाम की अमन घाटी में उस सुबह लोगों ने दीप जलाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आफताब के परिवार को सरकार ने 50 लाख रुपए और उसके भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। काव्या ठीक हो गई थी। शर्मा परिवार ने फैसला किया वे अगली गर्मियों में फिर पहलगाम आएंगे, इस बार डर को हराकर। लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया? नहीं। आतंकी संगठनों के और भी ठिकाने थे, और भी साजिशें हो रही थी। लेकिन उस रात के बाद दुनिया जान गई, भारत अब वो भारत नहीं था जो सिर्फ रोता था, वो भारत था जो जवाब देता था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कहानी के अगले भाग में जानिए कैसे इस ऑपरेशन के बाद नए गठबंधन बनते हैं, कैसे एक डबल एजेंट बीच में आता है और कौन है वो चेहरा जिसने पूरे खेल को अंदर से देखा था। और ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।